हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट पर मोस्ट वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस चैनल से अब तक जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड तक शेयर करते रहिए, जिससे उन्हें अपनी स्टडी का कोई लॉस ना हो। टाइम टाइम पर हमारे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, इसके लिए अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो के अपकमिंग लेटेस्ट जो आपको मिलने वाले हैं टाइम टाइम पर, वो आपको अच्छे से मिलते रहे। तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में के बारे में हमने कुछ स्टार्टिंग में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 या 3 वीडियो ही हमने अपलोड करी है अभी इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं, वो जो टॉपिक आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये टॉपिक? टॉपिक का नेम है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं, जानेंगे उनके बारे में भी। पर एक बात आपको बता दूं, जो सॉल्यूशंस आप बनाते हो, यानी सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट को ऊपर से ऐड करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो कि सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट की क्या नेचर है। यानी आप जो सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करने वाले हो, आपको नहीं पता कि अंदर जाने के बाद उसका एसोसिएशन होने वाला है या डिसोसिएशन होने वाला है। तो अगर कोई सॉल्यूशन जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर उसमें जो आप ऐड कर रहे हो ऊपर से सॉल्यूट, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, कहने का मतलब वो अंदर जाकर एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। आपको इतना पता होना चाहिए कि वो जो आप सॉल्यूट ऊपर से आप सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, उसकी नेचर पर डिपेंड न करे, जबकि किस पर डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर। यानी सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती है, न कि उस सॉल्यूट की नेचर पर। तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप क्या बोलते हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हो। देखेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको लगेगा कि हाँ, ये सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि वो सॉल्यूट वेपर बनाकर देता है या नहीं देता है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, बात करेंगे बारी बारी से एक एक को लेते हुए हम। बस आपको केवल इतना दिमाग में रखना है कि वो जो सॉल्यूट आप ऐड करने वाले हो वो किस नेचर का है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल इतना दिमाग में होना चाहिए कि वो कितना आप ऐड कर रहे हो, ज़्यादा नंबर्स में ऐड कर रहे हो या कम नंबर में ऐड कर रहे हो, वो अमाउंट वहाँ पर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि कैसे वो आपके चेंज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की जो होती है, एक बार तो मैं आपको चारों के नेम लिख देता हूँ, फिर बारी बारी से हम जानेंगे क्या है ये प्रॉपर्टीज़, कैसे सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी होती है वो होती है रिलेटिव लॉवरिंग in vapor pressure of solution। एक बार बारी बारी से चारों प्रॉपर्टीज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी, कैसे सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती है, चारों की एक बार नेम लिख देते हैं, उसके बाद बारी बारी से अपन जानेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है आपकी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड जो आती है आपके एलिवेशन in boiling point of solution। नंबर थर्ड depression in freezing point of solution।
नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मैंने चारों जो होती है वो आपके सामने बोर्ड पर लिख दी है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 3 जो है आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर 4 जो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरीके की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है कि आप कितने नंबर में उसमें सॉल्यूट डालते हो। सॉल्यूट के नंबर से आप बढ़ाओगे घटाओगे तो ये प्रॉपर्टीज भी ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। नेचर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, बट इतना ध्यान रखना है कि सॉल्यूट कितना अमाउंट में आप मिला रहे हो उस पर डिपेंड करने वाली ये आपकी चारों तरीके की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज जो हमारी इस वीडियो में हम आपको जो मेनली दो जो आपकी स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो सेकंड है आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चारों प्रॉपर्टीज काफ़ी बड़ी है, आपको काफ़ी आराम से समझना होगा, इसलिए हम चारों एक साथ नहीं कराते हुए केवल 2 ही प्रॉपर्टी आज जानेंगे जो कि आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले हल्का सा आपको इसके बारे में बता दूं क्या है इस वर्ड का मतलब, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी आप किसी सॉल्वेंट में क्या करते हो, सॉल्यूट मिलाते हो, ठीक है। लॉवरिंग का मतलब आपको नेम से पता चल रहा होगा कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कहने का मतलब है डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप ऊपर से उसमें सॉल्यूट मिलाओगे उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे करके। कैसे होगा अभी उस पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ही हम यही उठाते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कह रहा है, अच्छा 2 तरीके से यहाँ वर्ड यूज लेंगे अपन। एक है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, पर रिलेटिव पर जाने से पहले मैं बात करूंगा ओनली लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव पर जाने से पहले बात चलेगी ओनली लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे आप सॉल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे हम वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम काफ़ी अच्छे से। क्या करते हैं हम, ये आपने किसी बर्तन में पानी लिया और आप क्या करते हो उसको किसी फिक्स टेम्परेचर पर क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है। ऐसे ही जो सॉल्वेंट आपने यहां लिया है वही सॉल्वेंट आप इधर लो, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या करना है आपको, इसको भी हीट करना है, ठीक है। अब एक तरफ तो आपने क्या किया हुआ है, ओनली सॉल्वेंट लिया हुआ है, यानी प्योर सॉल्वेंट है, आपने उसमें अभी तक ऊपर से कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, ठीक है। जब किसी प्योर सॉल्वेंट को आप क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे तो आपको पता है उसकी वेपर बनने वाली है। तो वो जो वेपर प्रेशर होगा आपको पता है, जब हम किसी सॉल्वेंट की बात करते हैं ओनली, आपने उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, तो वो जो सॉल्वेंट होगा उसके वेपर प्रेशर को कुछ हम PN नोट से रिप्रेजेंट करते आए हैं अभी तक, ठीक है। तो माना कि हमने, अच्छा एक बात और, कोई भी आप लिक्विड लेते हो या सॉल्वेंट लेते हो, जो उसकी वेपर प्रेशर बनती है ना, तो उसकी वेपर बनाने में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी सरफेस के पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये माना कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल है जो उसकी सरफेस के यहाँ पास में है, ठीक है। अच्छा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो यहाँ नीचे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स है पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो बट मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लिक्विड या कोई सॉल्वेंट लेते हो उसकी जो वेपर बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल्स है उनका होता है, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से लेट करना है कि अपन मान के चल रहे हैं कि इसकी सरफेस पर यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है, 100 है, ओके।
तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि सरफेस पे अगर 100 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन एक वेपर प्रेशर बनाने में, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है 100, तो आपको पता होना चाहिए कि उस 100 की वजह से वहाँ पर वेपर प्रेशर कितना होने वाला है, 100 होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओनली एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर सॉल्यूट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे, एक बर्तन में आपने ओनली लिक्विड लिया जो कि आपका प्योर सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट की सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे केवल उन्हीं का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा वेपर प्रेशर बनाने में, ठीक है। तो अपन फॉर एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं यहाँ पर 100 की सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल्स है 100, तो उन 100 की वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना बन रहा है 100, यानी पर मॉलिक्यूल कितना पार्ट जा रहा है 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ से, जैसे ही आप इसमें ऊपर से सॉल्यूट आप क्या कर रहे हो, इसमें ऊपर से सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, पहली बात तो ये सॉल्यूट कैसे होना चाहिए मैं आपको बता दूं। इस सॉल्यूट का जो नेचर है वो किस टाइप का होना चाहिए, एक तो ये सॉलिड होना चाहिए कि उसी सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर पर आप क्या कर रहे हो, ऊपर से अब सॉल्यूट मिला रहे हो। अभी तक आपने कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया, आपने देखा वेपर प्रेशर 100 है, ठीक है। अब आप ऊपर क्या कर रहे हो, इसमें से सॉल्यूट ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, और वो सॉल्यूट किस टाइप का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये जो सॉलिड स्टेट में सॉल्यूट है जिसको आप इस सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो वो किस टाइप का होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपको सिंपल इतना दिमाग में होना चाहिए कि अंदर जाने के बाद उस सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब दो तरीके से आपके यहाँ पर चीज़ें होती है, एक होता है एसोसिएशन और दूसरी चीज़ होती है डिसोसिएशन। जब आप उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे तो कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी नेचर होती है कि वो क्या करता है, एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उस दिन हमने बात करी थी एसिटिक एसिड की, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनको आप ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है, लाइक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे NaCl को अंदर डालोगे तो Na में अलग, Cl में अलग, ठीक है। तो आपको दिमाग में यहाँ ये रखना है कि जो आप सॉलिड ऐड करने वाले हो यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, यानी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 10 पार्ट्स अगर उसके डालते हो उसके अंदर सॉल्वेंट में तो वो 10 ही रहने चाहिए अंदर, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल से मतलब ये है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा जैसे ही आप उस सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हो, यहाँ से सॉल्यूट ऐड करते हो, तो ये जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो आप वो इधर अंदर कहीं ना कहीं जगह लेंगे, यानी हो सकता है कुछ यहाँ से जो आपने सॉल्यूट ऐड किए वो सरफेस पर आ जाए, कुछ हो सकता है नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप जो सॉल्यूट ऐड करोगे वो उस सॉल्वेंट के अंदर जगह लेने वाले हैं, तो पूरे सॉल्वेंट में वो जगह लेंगे, हो सकता है सरफेस पर भी लेंगे, बीच में भी लेंगे, कुछ नीचे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूट आपने ऐड किया जो भी यहाँ सरफेस पर क्या कर रहे हैं, जगह ले रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर माना कि हमने सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100 थे, हर एक मॉलिक्यूल कितना वेपर प्रेशर बनाकर दे रहा था आपको 1, ठीक है। तो 100 टोटल कितना दे रहे थे आपको 100। अब आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही आपने ऊपर से क्या किया, उसमें सॉल्यूट ऐड किया, तो जैसे ही आपने ऊपर से सॉल्यूट ऐड किया तो आपने देखा कि आपने जैसे सॉल्यूट ऐड किया यहाँ पर सरफेस पर जो 100 मॉलिक्यूल्स उस सॉल्वेंट के थे, उस 100 में से यहाँ पर 80 तो रह गए सॉल्वेंट के, प्लस जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो किसके आ गए यहाँ पर, सॉल्यूट के। क्या देखा आपने, जैसे ही आपने सॉल्यूट को ऐड किया वैसे ही उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, यहाँ सरफेस पर आकर कुछ जगह ले ली, ठीक है। यानी जगह कैसे लेंगे, जैसे कि अगर मुझे यहाँ से इधर आना है और यहाँ पर कोई बंदा है तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, यानी उसकी जगह मैं लूँगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है अगर उनको यहाँ सरफेस पर जगह लेनी है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो पहले से मौजूद थे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ये उनको रिप्लेस करेंगे और खुद उनकी जगह ले लेंगे, ठीक है।
तो जैसे ही अब उनकी जगह ले लिए, माना कि 100 थे पहले, 100 में से अब सॉल्वेंट के सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल्स रह गए हैं 80, और 20 मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के ऐसे हैं जो यहाँ सरफेस पर आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि हम जो यहाँ से सॉलिड यहाँ पर मिला रहे हैं वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। जो सॉल्यूट है आपका वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड है यानी जो सॉल्यूट है, यानी सॉलिड की बात आप यहाँ पर करो PB0 है ना, सॉल्वेंट की हम बात करते हैं A, अगर उसका प्योर स्टेट में देखोगे तो आप PA0 से रिप्रेजेंट करोगे। सॉल्यूट की बात करते हैं तो हम B, और उसका प्योर स्टेट में जब आप वेपर प्रेशर देखोगे PB0। तो आप मुझे बताओ, जब किसी सॉलिड स्टेट में कोई आपका सॉल्यूट है तो क्या उसको टेम्परेचर दोगे तो वो वेपर प्रेशर बनाकर देगा? नहीं, उसका PB0 कितना होगा उस कंडीशन में? 0। यानी ये जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो जो सरफेस पर आ रहे हैं उनका वेपर प्रेशर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप देख रहे हो जैसे आपने ऊपर से ऐड किए 20 सॉल्यूट ऐसे हैं जो सरफेस पर आ गए, और ये अगर 20 सॉल्यूट सरफेस पर आए हैं तो कहीं ना कहीं इन 20 सॉल्यूट ने क्या किया होगा, 20 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वहाँ से हटा दिया होगा, जो अब कितने बच गए हैं 80। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर बन रही है वो तो ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही बन रही है, इन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का तो वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब सरफेस पर आप देखो कितने बचे हैं, 80 है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर इनकी वजह से बनेगा वो कितना बनेगा, 80 बनेगा। 20 का तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा जब तक आपने ऊपर से कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया था तो वेपर प्रेशर कितना आ रहा था 100, पर जैसे ही आपने ऊपर से सॉल्यूट ऐड किया तो आप पाते हो कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होकर कितना हो चुका है, अब 80 हो चुका है, ठीक है। वो किस रीजन से हुआ, आपने देखा वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने यहाँ सरफेस पर आकर कुछ जगह ले ली, ठीक है। अब जैसे जैसे आप और सॉल्यूट इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये यहाँ पर कुछ 20 थे पहले, अब हो सकता है 30 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे, 70 हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे आप सॉल्यूट अंदर इंक्रीज करोगे सरफेस पर वो आएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जगह लेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को वो डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखते हो किस तरीके से जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो जो कि नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए तो वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के हमेशा क्या आती है, कमी आती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो एक तरफ आपने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और दूसरी तरफ आपने उसी सॉल्वेंट का क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। सेम टेम्परेचर पर जब आप बात करोगे तो हमेशा वो जो सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से क्या होगा, कम ही होगा। यानी हमेशा ज़्यादा बात करोगे वेपर प्रेशर किसका होगा, इस सॉल्वेंट का, पर जब सॉल्यूशन की बात करोगे वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। ये तो एग्जांपल के तौर पर था कि आप अच्छे से समझ सकते हो कैसे सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में यहाँ कमी आती है, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना होगा, यहाँ से डेरिवेशन भी पूछा जाता है। एक तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए न्यूमेरिकल में काम आता है। उसके अलावा ये जो आप सॉल्यूट यहाँ ऐड कर रहे हो उसका मोलर मास क्या होगा वो डिटरमाइन करने के लिए भी हमको यहाँ डेरिवेशन काम आता है। तो हम चलते हैं अब हमारे डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ कुछ चीज़ें लेट करनी होगी और जो हम लेट करेंगे बहुत सिंपल है। आपको पहले से बता चुका हूँ मैं कि सॉल्वेंट की बात करोगे तो A अगर प्योर स्टेट में है तो आप नोट लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर बात लिख देते हैं कि लेट वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है ना, जो आप प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेकर चल रहे हो वो कितना लेकर चल रहे हो, PA, और प्योर है इसलिए आप क्या लगाओगे यहाँ, नॉट, ठीक है। अब जैसे ही आपने उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो वो क्या बना आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा आपका वो क्या होगा, ठीक है, वो होगा आपका PA। ये तो आपका जो आपने मानकर चल रहे हो वो है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना होगा, PA। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आपने उस प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर में कमी हुई थी, तो उस कमी को बता देते हैं हम। कैसे लिखोगे आप, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो भी आपकी कमी हुई है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? तो जो भी चेंज आया है, जो भी कमी हुई है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा पी से। अच्छा, ये डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन वेपर प्रेशर। कैसे निकालोगे कितना चेंज हुआ? तो आप देखोगे सॉल्वेंट का आपके क्या था, पीए नोट, उसमें से आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या था, पीए, माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी कमी हुई। जैसे कि अपन जो एग्जांपल लेकर चले थे, प्योर सॉल्वेंट का आपके आया था 100, पर जैसे सॉल्यूट ऐड करके आपने सॉल्यूशन बनाया उसका आपके आया था 80। तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में से आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कितने की कमी आई है, 20 की, वो कमी आप इस डेल्टा पी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपके लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हमने ओनली लॉवरिंग तक बात करी है। अब एक वर्ड और आगे लिखा हुआ था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? ये जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है डेल्टा पी, उसमें अगर आप उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, यानी डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट। डेल्टा पी आप जान चुके हो, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर उसमें आप इस पी ए नोट का, यानी जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसका डिवाइड लगा देते हो तो उसको आप बोलते हो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको इसी का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करना है कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आपको डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट के लिए यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी आपको क्या क्या लेट करनी है, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करने की ओर। जो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आप पढ़कर आए हो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टर्म यूज लेनी पड़ती है। अगर आप बात करो यहाँ से राउल्ट लॉ की, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ कहता है, क्या कहता है ये राउल्ट्स लॉ कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी पूरा आप बोलोगे डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यहाँ से स्टेटमेंट है, टर्म है, क्या है कि जो वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लॉवरिंग यानी डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है इस एक्स बी के। क्या है ये एक्स बी? बी का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सॉल्यूट है, और कैपिटल एक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए मोल फ्रिक्शन। इन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो राउल्ट लॉ ये कहता है कि जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी डेल्टा पी अपॉन पी एन नोट जो है वो आपके जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रिक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये एक और टर्म होती है राउल्ट्स लॉ की। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स बी, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मोल फ्रिक्शन का आप कंसेप्ट इजीली जानते हो, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू, अच्छा आप मोल फ्रिक्शन निकालना जानते हो, किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रिक्शन चाहिए तो आपको फॉर्मूला पता है, उस कंपोनेंट के मोल ले लो, सॉल्यूट है तो एन बी अपॉन उसके टोटल मोल्स। टोटल मोल क्या होंगे, सॉल्वेंट के और सॉल्यूट दोनों के, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आगे और बात करें, अच्छा एक चीज़ और है, जो आपका राउल्ट्स लॉ है, सबसे पहली बात आपको दिमाग में होना चाहिए, जो राउल्ट्स लॉ होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी जो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। डाइल्यूट का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, सॉल्यूशन डाइल्यूट कैसे होता है, कंसंट्रेट कैसे होता है। जो डाइल्यूशन होती है सॉल्यूशन की, वो आप सॉल्वेंट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होती है। यानी आपको पता होना चाहिए, अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब फिक्स है कि उसके अंदर क्या होने वाला है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने वाला है, सॉल्यूट जो है आपका कम होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बात करो, जो राउल्ट्स लॉ है, मैं लिख देता हूँ, राउल्ट्स लॉ is applicable for
डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो आपका राउट लॉ है वो ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है तो आपको पता होना चाहिए जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि अगर ये लॉ राउट्स लॉ जो है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप Na+NB को Na लिख सकते हो। कैसे? आप कह रहे हो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो 100% उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपके सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बिल्कुल बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हो, उस सॉल्यूट को वहाँ से नेग्लेक्ट मान सकते हो। यानी Na+NB इक्वल्स टू आप लगभग बराबर मान सकते हो कितना, Na के इक्वल। जैसे कि आप वही बात हो गई, अगर आप ऐसा कहो कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है, उसमें आप 1 रुपी ऐड करते हो तो क्या इस 1 को आप ऐड करोगे, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आप इसको लगभग 10,000 के इक्वल ले सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ बात चल रही है, सॉल्वेंट अगर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, Na के इक्वल मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, जो आपके डेल्टा P अपॉन PA0 आया है वो NB अपॉन ये जो Na+NB है उसको आप यहाँ से Na के इक्वल लिख सकते हो, डेल्टा P अपॉन PA0 इक्वल टू, फिर से अब यहाँ देखो आप मोल्स के बारे में आप जानते हो। अगर किसी का भी आपको मोल निकालना है तो उसकी ग्राम्स में क्वांटिटी, वेट कितना है वो अपॉन उसका मोलर मास आ जाएगा। सॉल्यूट की बात करोगे तो ये कंसेप्ट हम जान चुके हैं अच्छे से, WB अपॉन MB लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन Na की बात करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, WA अपॉन MA। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट से आपका इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से जो WA अपॉन MA है इसका रेसिप्रोकल करोगे तो MA कहाँ जाने वाला ऊपर, तो यहाँ से डेल्टा P अपॉन PA0 की अगर वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आने वाली है, WB अपॉन MB इंटू MA रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा अपॉन WA। तो ये जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनता है डेल्टा P अपॉन PA0 का, ये फॉर्मूला ही आपका WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ये फॉर्मूला आपके बनता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप बता सकते हो उसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है वो ओनली डेल्टा P से पता चलेगा। पर रिलेटिव लॉवरिंग की अगर बात करोगे तो आपको डिवाइड में PA0 का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपका फॉर्मूला चलेगा ये WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको और कर सकते हो, डेल्टा P को आप ऐसा लिख सकते हो PA0 माइनस PA, और अपॉन में PA0 चल ही रहा है और इक्वल में कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, तो इसको थोड़ा और एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ से ये तो थी बात आपके रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की, पर यहाँ से एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है कि जो आप सॉलिड ऊपर से ऐड कर रहे हो उसका मोलर मास क्या होगा। तो आप मुझे इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा। तो जो मोलर मास है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट की बात चल रही है तो B पे आप जाओ, तो आपको यहाँ पर ये जो MB नज़र आ रहा होगा, यानी जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, अगर आपको यहाँ से ये कैलकुलेट करना है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। MB को इधर भेजो, MB इधर आएगा और ये वाली जो चीज़ है वो इधर आकर PA0 अपॉन PA0 माइनस PA इंटू WB MA अपॉन WA। तो यहाँ पर आपके अगर आपको किसी सॉल्यूट का मोलर मास अगर काउंट करना है तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पर काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ छोटा सा डेरिवेशन था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में। जो रिलेटिव लॉवरिंग है वो तो यहाँ तक है, और जो सॉल्यूट का मोलर मास होगा MB वो आप इस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये जो आपके पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट होती है विद डेरिवेशन। अब बात आती है इस पर न्यूमेरिकल की, तो बिल्कुल ये पूरे चैप्टर में हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए भी एक क्लास रखेंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले आपको जब तक ध्यान में रहेंगे तब तक आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, केवल ये प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं सॉल्यूट के नंबर्स पर। जैसा कि आपने देखा, जैसे जैसे आप सॉल्यूट का नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। तो इसी को तो हम कह रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ओनली सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, न कि उसकी नेचर पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इस तरीके से ये डिपेंड करती है सॉल्यूट के नंबर्स पर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूं, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, नेम से ही पहली बात आपको पता चल जाएगा, जैसा आपने पहला टॉपिक का नेम देखा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको पता चल रहा था कि वेपर प्रेशर में कमी आने वाली है अगर आप सॉल्यूट ऐड करोगे। अब नेम पढ़कर आपको दिख रहा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन का मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होने वाला है। इस बार नेम से पता चल रहा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इस बार सॉल्यूट ऐड करने के साथ साथ वो इंक्रीज होता जाएगा, तो वो होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कैसे डिपेंड करता है इस पर भी हम अच्छे से बात कर लेते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो डेरिवेशन इसका होगा एज इट इज वही डेरिवेशन उसका होने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बता दूंगा। तो बात करते हैं कैसे सॉल्यूट आप जब किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसे चेंज होगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो फिर से एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, वही एग्जांपल जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। अच्छा, इस एग्जांपल पर चलने से पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दूं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जनरली हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि कोई भी जो लिक्विड है अगर किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर वो बॉईल करने लग जाता है तो उसी को आप बॉइलिंग पॉइंट कह देते हो, है ना। एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड लो उसको आप हीट करो उसकी वेपर बनाओ, तो उसका वेपर प्रेशर अगर 1 atm के इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिस टेम्परेचर पर वो इक्वल होगा वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या बनने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट बनने वाला है। आपको ये डेफिनेशन दिमाग में रखनी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, फिर से देखते हैं कि एक में तो आपने क्या लिया, ओनली प्योर सॉल्वेंट। आपको कंपेयर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए करना है, ठीक है। जब तक सॉल्वेंट में सॉलिड ऐड नहीं करोगे यानी सॉल्यूट ऐड नहीं करोगे तो वो सॉल्वेंट आपका प्योर रहने वाला, पर जैसे ही उसमें आपने जो सॉलिड स्टेट में आपका सॉल्यूट है वो ऐड करोगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा फिर उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा आपको बात उस पर करनी है, ठीक है। तो एक में तो आपने ओनली यहाँ पर क्या ले रखा है, ये प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने वही सॉल्वेंट ले रखा है। इसमें भी जो आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा वेपर प्रेशर का, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट यूज आने वाला है, क्योंकि हम डेफिनेशन में यही कह रहे हैं उस लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल जिस टेम्परेचर पर होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी वेपर प्रेशर की, ठीक है। अच्छा, इस बार आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखना है, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ नहीं रहना, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें वही पुराने एग्जाम्पल की, सबसे पहले अगर पहले वेपर प्रेशर पर चलते हैं, हमने कहा था कि ये आपका कोई प्योर सॉल्वेंट है और आपको पता है किसी भी लिक्विड में जो वेपर प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा बनाने का
कंट्रीब्यूशन जो होता है सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका है। तो हम लेकर चले थे इन मॉलिक्यूल्स को कितने 100, और हमने देखा था हर एक मॉलिक्यूल एक वेपर प्रेशर दे रहा था, तो 100 मॉलिक्यूल्स आपको 100 वेपर प्रेशर यहाँ पर दे रहे थे, ठीक है। फिर जैसे ही आपने यहाँ से क्या किया था, सॉलिड और नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, ध्यान रखना है सॉलिड और कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये ऐड किया था तो आपको पता है इन सॉल्यूट, कुछ ऐसे सॉल्यूट थे जो यहाँ सरफेस पर क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर कर खुद जगह ले रहे थे। तो उनके जगह लेने से हम मानकर चले थे कि 20 मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूट के जगह ले लेते तो सॉल्वेंट के कितने बनेंगे, ओनली 80, और वो जो ओनली 80 बचेंगे उनके वजह से जो वेपर प्रेशर बनेगा वो कितना होगा, 80, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के तौर पर चल रहा है ये 180, ठीक है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये अभी पिछले टॉपिक का कंसेप्ट था, कैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ था सॉल्यूट ऐड करने के बाद, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मैंने कहा आपको जिस टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट या जो भी सॉल्यूशन है आपका लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। तो आपको यहाँ पर लेट करते हुए चलना है कि अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जैसे ही 100 होता है तो आपको समझ जाना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 atm के इक्वल। यानी आपको पता है यहाँ पर सरफेस पर 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो वो जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं 100 वेपर प्रेशर आपको बनाकर दे रहे हैं। अगर 100 वेपर प्रेशर आपको बनाकर देगा तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 100 होते ही आपको दिमाग में रखना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 atm के इक्वल, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, जैसे ही किसी एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी लिक्विड का अगर आपके वेपर प्रेशर कितना हुआ, 100 हुआ, तो 100 होते ही वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 atm के इक्वल। और जिस टेम्परेचर पर ये 1 atm के इक्वल होगा वो टेम्परेचर इसका क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पर जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो उसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं यहाँ से TB0 से। TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ प्योर सॉल्वेंट की, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्या किया, ऊपर से इसमें सॉल्यूट ऐड किया, तो सबसे पहले जो आपको फर्क नजर आया वो नजर आया आपको वेपर प्रेशर में। सबसे पहले इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होकर माना कि कितना हुआ, 80। पर हमको यहाँ पर मेन जो बात करनी है वो किसकी करनी है, बॉइलिंग पॉइंट की। यानी ये जो वेपर प्रेशर घटकर 80 पर पहुंचा है, आपको अगर इसको 1 atm के इक्वल करना है, क्योंकि बात यही चल रही है, इस वेपर प्रेशर को आपको 1 atm के इक्वल करना है। तो और जिस टेम्परेचर पर वो इक्वल होगा वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। अच्छा, माना कि जैसे हम यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने देखा 100 वेपर प्रेशर, तो ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है इसका क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। पर अगर आप यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करो, जब वेपर प्रेशर देखा था आपने, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ था, जो यहाँ लिया था वही यहाँ लेना था, तो उसी टेम्परेचर पर अगर आप इधर बात करोगे तो आपका वेपर प्रेशर कहाँ आ पहुँचा है, 80 पर आ पहुँचा है। पर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो इस 80 को आपको 1 atm का मतलब आपको 100 तक पहुँचाना है। तो 100 तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप धीरे धीरे क्या करोगे, इस वेपर प्रेशर को, आप अच्छे से जानते हो किसी लिक्विड को जितना ज़्यादा आप हीट करोगे उतना वो वेपर बनाकर देगा। तो आपका अब यहाँ से मोटो क्या रह जाएगा कि सेम टेम्परेचर पर आपने देख लिया, ठीक है, हाँ 80 आ रहा है, कोई बात नहीं, अब हम इस 80 को कहाँ पर ले जाएंगे, 100 तक ले जाएंगे। तो 100 तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये 80 धीरे धीरे करके आपके कहाँ जहाँ पहुँचेगा, 100 यानी कि ये कहाँ पहुँचेगा, 1 atm पर, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, अगर सेम टेम्परेचर की बात करोगे तो वेपर प्रेशर 80 पर है अभी, पर आपको इस 80 को 1 atm के इक्वल करने के लिए 100 तक पहुँचाना पड़ेगा, और वो 100 तक केवल और केवल टेम्परेचर इंक्रीज करके जा पहुँचेगा। तो आप देख रहे हो ये भी 100 पर आ गया है, ये भी 100 पर आ गया है, पर ये 100 पर आया 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 100 पर 25 से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर, जैसे कि माना कि कितने पर आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस
आपने टेम्परेचर पहुंचाया तब जाके ये 1 atm की इक्वल हो गया। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस। पर जब सॉल्यूशन की बात कही, सॉल्यूट ऐड किया, कहाँ जा पहुंचा है ये 30 डिग्री सेल्सियस पर। यानी आपको नजर आ रहा है अब अगर मैं इसमें और सॉल्यूट ऐड करता तो ये 80 की जगह 60 होता, तो इस 60 को 100 तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा मेरे को टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, यानी इसको 1 atm तक इक्वल करने के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे उस सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अच्छा प्योर सॉल्वेंट को आप TB नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब सॉल्यूशन की बात करोगे ओनली आपको बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, TB से, नॉट नहीं लगाना है। तो अब की बार आप देखोगे जब पहले वेपर प्रेशर की बात करते हो तो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता था सॉल्यूशन से, पर बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करोगे आप तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट से हमेशा क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अब बात आती है फिर से डेरिवेशन की कि कैसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसका भी हमको यहाँ पर डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिर लास्ट में इन द एंड अगर आपको सॉल्यूट का इसकी हेल्प से मोलर मास डिटरमाइन करना है तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो जो जो चीज़ें हमने सबसे पहले लेक्ट करी हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने लिया है वो लिया है आपने TB नॉट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करो तो वो आप लेकर चल रहे हो TB। अब हम यहाँ से बात करें एलिवेशन कितना हुआ, जैसे आपने पहले लोअरिंग देखी थी तो डिफरेंस करके निकाल लिया था, उसी तरीके से आप एलिवेशन भी निकाल सकते हो कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हुआ। तो उसके लिए आप इसको रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा TB से, ठीक है। डेल्टा चेंज आपको निकालना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है इसलिए TB। कैसे निकालोगे, चेंज आपको निकालना है तो आप जो वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है उसमें से कम को माइनस करते हो। अब की बार आपको पता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा है, तो अब की बार आपको TB में से ये जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपने मानी है वो आपने लिख चुके हो, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे पिछले वाले टॉपिक का डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको राउल्ट्स लॉ को दिमाग में रखना था कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो XB के इक्वल हो रही थी। उसी तरीके से आपको इसका डेरिवेशन अगर स्टार्ट करना है तो एक ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। उस ग्राफ को हम समझ लेते हैं, किस किसके बीच में है वो ग्राफ है वेपर प्रेशर एंड जो आपका टेम्परेचर है, उसके बीच में ये ग्राफ है। एक बार ये ग्राफ को अगर अच्छे से समझ लें तो इस ग्राफ से जो रिलेशन मिलेगा उसको यूज़ करते हुए हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ अपन समझ लेते हैं। आपको ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे आपने फॉर एग्जांपल हम 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चले थे, तो उस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर होता है वो PA नोड होता है। तो किसी ना किसी टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, PA नोड।
अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करूँ तो कुछ ना कुछ होगा, मान लिया कितना है पीए नोड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी अगर यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर, जैसे कि अगर 0 लेकर चलते हो, कुछ भी हो, उस पर आपका कितना है, ये पीए नोड है, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर पर जब आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे तो आपने देखा था उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की अगर बात करो तो सॉल्वेंट से कम ही होगा कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के लिए नॉट, सॉल्यूशन के लिए नॉट नहीं लगाना, ठीक है। तो ये बात थी आपके किसी सेम टेम्परेचर पर आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम। अब इस पीए नोड को बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर बात करोगे तो इस पीए नोड को आपको ये जो 1 atm की लाइन नजर आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट तो तभी होगा ना जब इसका जो वेपर प्रेशर है इस 1 atm के इक्वल जा पहुंचेगा। तो जिस भी टेम्परेचर पर जाकर पहुंचेगा वो टेम्परेचर उसका क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको 1 atm तक आपको पहुंचाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 आप कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, ये भी वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते ये यहाँ जाकर कहाँ पहुँचेगा, 1 atm पर। तो ये यहाँ 1 atm पर पहुँचा तो यहाँ जो भी टेम्परेचर आपने लेकर पहुँचे हो वो टेम्परेचर क्या बन जाएगा इसका, टीबी नोट, क्योंकि बात किसकी चल रही है, प्योर सॉल्वेंट की। आपको इसको 1 atm तक पहुंचाना है, आप यहाँ से चले, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते होते यहाँ जाकर 1 atm तक जा पहुंचा है, और जिस टेम्परेचर पर पहुंचा उस टेम्परेचर को आप क्या कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी नोट। उसी तरीके से आपको क्या करना है, पीए को भी पहुंचाना पड़ेगा। अब जनरली आप और हम जानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है, यानी इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप देखोगे कि इधर अभी आप यहाँ पहुँचे हो, अच्छा यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है आपको एक बार फिर से। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये जो आपका सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं ये भी एंड में जाके टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो भी 1 atm तक जा पहुँचेगा, और जिस टेम्परेचर पर जाकर पहुँचेगा वो टेम्परेचर आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखोगे यहाँ पर इस ग्राफ से हमें कुछ एक रिलेशन मिलने वाला, उसी रिलेशन को यूज करते हुए पूरा डेरिवेशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो रिलेशन क्या मिलेगा, आप सबसे पहले देखो इस पीए नोड और पीए में जो डिफरेंस है, यानी जो डेल्टा पी है वो, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो चेंज देखोगे डेल्टा टीबी। अच्छा, ग्राफ से भी आपको नजर आ रहा होगा कि टीबी नोट की वैल्यू ज़्यादा है या टीबी की, तो आपको दिख रहा होगा टीबी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इधर से आओगे तो इंक्रीज होती है वैल्यू, ठीक है। तो टीबी यहाँ पर आपके ज़्यादा है। तो यहाँ पर पीए नोड और पीए में जो डिफरेंस है डेल्टा पी, और टीबी नोड और टीबी में जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी, जैसे जैसे आपके वेपर प्रेशर में चेंज बढ़ेगा यानी डिफरेंस आएगा तो आपके यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ नज़र आएगा। अगर ये डिफरेंस और बढ़ जाता तो ये वाला डिफरेंस भी और बढ़ जाता, तो ये डिफरेंस बढ़ने की वजह से ये भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डेल्टा पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस डेल्टा टीबी के, क्योंकि जैसे ही ये डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये डिफरेंस भी आपका ग्राफ से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपको यहाँ से एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट मिलता है इस ग्राफ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ काम में लेनी है। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ से यूज़ करते हुए बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले उस ग्राफ से जो आपको कंक्लूजन रिजल्ट मिला था डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट था वो इक्वल था एक्स बी के, ठीक है। यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू एक्स बी पी ए नोट, आप ऐसा लिख सकते हो। तो आप यहाँ से ऐसा देख सकते हो, अगर ये पी ए नोट कॉन्स्टेंट है तो जो आपका एक्स बी है उसके ये डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कह सकते हो। तो राउल्ट्स लॉ के
अकॉर्डिंग आपको एक रिजल्ट तो ये मिलता है कि जो डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। तो इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को यूज लेते हुए आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो जो डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ से ऐसा कह सकते हो कि डेल्टा पी डेल्टा टी बी के प्रोपोर्शनल है और ये डेल्टा पी जो आपका एक्स बी है उसके भी प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कह सकते हो आपस में बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा कह सकते हो आप जो डेल्टा टी बी है वो प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। आपको पता है जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाते हो तो यहाँ से कांस्टेंट आता है के एक्स बी, ठीक है। क्या होता है ये के, इस पर भी बात कर लेते हैं। एलिवेशन कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, पर इससे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कांस्टेंट आएगा, उस पर ज़्यादा बात करनी ज़रूरी है। तो जब वो आएगा तब उस पर बात करेंगे। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के, फिर से एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको आप ऐसा लिख सकते हो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फिर आपको ध्यान होना चाहिए, अब की बार वो लाइन नहीं लिखूंगा जो राउल्ट्स लॉ है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ जो आपका एन ए प्लस एन बी जो होगा यहाँ पर एन ए प्लस एन बी, वो आप लगभग बराबर मान सकते हो यहाँ पर एन ए के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो आप यहाँ ऐसा दिखा सकते हो जो डेल्टा टी बी है आपका इक्वल टू के एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ओनली एन ए लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको मोल्स कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए, मोल क्या होता है तो वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा अब तो। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के, इसको आप लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, अच्छा वो डिवाइड में है वो रेसिप्रोकल होकर एम ए ऊपर जाना है पहले जैसी, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। फिर डेल्टा टी बी इक्वल टू के, मैं क्या कर रहा हूँ इस एम ए को इसके साथ लिख रहा हूँ और बाकी जो आपके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, क्योंकि जो आपका सॉल्वेंट है उसका मोलर मास फिक्स है वो, और एक ये कांस्टेंट, अगर दो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके सामने एक न्यू कांस्टेंट आएगा जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और यहाँ आपके जो चल रहा है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये तो पता होना ही चाहिए कि दोनों कांस्टेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो न्यू कांस्टेंट आएगा के बी इसको बोलते हैं, अभी बात करते हैं इस पर। ये है आपका जो दूसरा नया कांस्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वो, बट जो आपके यहाँ पर डब्ल्यू ए यानी सॉल्वेंट की जो वेट होगी वो होगी केजीस में, किलोग्राम्स में, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जो डब्ल्यू ए होगा वो किलोग्राम में होगा यहाँ पर आपके, ठीक है। तो इसके साथ आपके डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस पर भी अभी निकाल लेते हैं, छोटे छोटे अभी हो जाएगा। बात करेंगे हम यहाँ पर एंड में के बी के ऊपर जो बात की जाएगी, मैं आपको यहाँ के बी का नेम लिख देता हूँ। के बी को हम यहाँ कहते हैं मोलल, जो पहले कांस्टेंट आया था के उसको ओनली हम कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, पर जो के बी होता है उसको हम कहते हैं यहाँ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, बात करेंगे इस पर भी पर एंड में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे थोड़े और अलग अलग फॉर्मूले में तोड़ने वाला हूँ। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये नज़र आ रहा होगा जब डब्ल्यू ए किस में हो, केजीस में हो, बाकी सारी आपको क्वांटिटी आपको गिवन होगी। डब्ल्यू बी का मतलब आपको समझ जाना है जो सॉल्यूट है उसकी वेट होगी किस में, ग्राम्स में। एम बी आपको समझ जाना है अच्छे से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए आपको पता चल जाना चाहिए केजी में होगा ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वैसे इन पर न्यूमेरिकल्स हैं, हम देखेंगे भी। इसी फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाऊँ
तो इस फॉर्मूले को जब आप आगे बढ़ाओगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्या हो अगर ये डब्ल्यू ए किस में हो, ग्राम में हो, क्योंकि हमने जब यहाँ बात करी थी ये डब्ल्यू ए आपका केजीस में था, पर अगर ये डब्ल्यू ए आपको ग्राम में हो तो आपको सिंपल पता है कि इस ग्राम को अगर केजी में चेंज करोगे 1000 का डिवाइड लगाओगे तो वो 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो अगर ग्राम में हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। एक और फॉर्मूला होता है इसका मोलैलिटी की फॉर्म में। पहले मोलैलिटी का कंसेप्ट एक बार फिर से ध्यान में लाते हैं, पहले बात कर चुके हैं पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। मोलैलिटी जो होती है आपकी, है ना, ये है आपका सेकंड फार्मूला। जो मोलैलिटी किसी सॉल्यूशन की है आपके, उसको सबसे पहले तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात करते हैं हम कि 1 kg सॉल्वेंट में आपके कितने सॉल्यूट हैं, ठीक है। यानी फॉर्मूला लिख दूँ अगर मैं आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए, वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है आपका केजी में होना चाहिए। अगर डेफिनेशन बनानी है तो आप ऐसा कह सकते हो, सॉल्वेंट आप 1 kg ले सकते हो, 1 kg सॉल्वेंट में जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते थे वही उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी यहाँ से बनती थी, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंबल्स में रिप्रेजेंट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आप WA लेकर चल रहे हो और इस WA किस में है, ये kg में, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को आप आगे खोलो, NB को आप ऐसा लिख सकते हो, WB अपॉन MB इंटू WA kg, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप, अच्छा इसमें नहीं तो आप इस फॉर्मूले में आप देखोगे WB अपॉन MB इंटू WA kg और WB अपॉन MB इंटू WA kg। तो आप जब इस फॉर्मूले को देखोगे तो इसमें इस पूरे की जगह आप ऐसा लिख सकते हो, मोलैलिटी डेल्टा TB इक्वल्स टू KB, और ये पूरी चीज़ आपके क्या बन रही है, मोलैलिटी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं लास्ट फॉर्मूला, डेल्टा TB इक्वल टू KB, उसके आगे जो भी था वो पूरा आपके क्या बन चुका है, यहाँ पर आपके मोलैलिटी बन चुका है। तो इसको आप स्मॉल m मोलैलिटी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके डेल्टा TB के जो 3 फॉर्मूले हैं वो हम जनरेट कर चुके हैं। केजी में हो तब, ग्राम्स में हो तब, और अगर मोलैलिटी की फॉर्म में हो तब क्या करना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपके जो सेकंड पॉइंट था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट। अब एक बार यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है KB, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है ये KB, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वाटर के लिए आपसे KB की वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि जो आपका सॉल्वेंट है वाटर, उसके लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं डेफिनेशन वाइज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपका 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 kg सॉल्वेंट में आप कह सकते हो, ये KB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है कब, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होता है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन, कैसे कह सकते हो आप, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जब आपके 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उस कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, उसी एलिवेशन को हम यह कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB, ठीक है। इसका
डायरेक्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपके सिलेबस में जो आपको काम में लेना है वो आपके उसके लिए डेरिवेशन आपको डिराइव नहीं करना है फॉर्मूला केबी का। मैं आपको बता देता हूँ जो केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला आपको काम में लेना है RTB0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपसे 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। लिख देता हूँ, ये आपके रिलेशन, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो रिलेशन बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb एंड LV। अच्छा, यहाँ पर Kb को तो आप अच्छे से जान चुके हो, जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, बट ये LV एक टर्म और आ रही है आपके सामने। LV को और मैं बता देता हूँ आपको, ये LV क्या होता है। यहाँ पर ये जो LV है वो होती है आपके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपके लिए, रिलेशन बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV। इन दोनों में रिलेशन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी फॉर्मूले को यूज लेते हुए मैं वो वाटर जो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसके लिए मैं Kb की वैल्यू निकालने वाला हूँ। उसके अलावा आपको पता चल रहा होगा R यहाँ पर आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है और जो TB0 है आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर वाटर, जो आपके लिए पूछा जाता है वाटर के लिए Kb की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर के लिए आपको पता होगा जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, उसको TB0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाटर के लिए आप जानते हो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट आपको फॉर्मूले में जो T गिवन होगा वो केल्विन्स में आपको चाहिए होगा। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप 273 ऐड करोगे तो 373 केल्विन्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया उस सॉल्वेंट का आपके बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पर जो LV की वैल्यू जो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए ये डिफरेंट होता है। वाटर की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपको थोड़ी सी लर्न रखनी पड़ेगी। 537 कैलोरी लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 537 कैलोरी पर ग्राम कह सकते हो। और एक और फॉर्मूले में जो आपके टर्म आती थी R गैस कांस्टेंट, इसकी भी डिफरेंट वैल्यूज होती है, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है हमें वो ले लेते हैं। जब आप कैलोरीज की बात करते हो तो R की जो वैल्यू होती है वो 2 कैलोरी आपको लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, कैलोरीज की अगर बात करोगे तो जब आप उस फॉर्मूले में Kb इक्वल्स टू RTB0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV, इस फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यू पुट करो। R की जगह 2, TB0 आपका 373 का स्क्वायर करोगे अपॉन 1000 इंटू LV। वाटर के लिए आपको ध्यान रखना है 537 कैलोरी। जब आप ये सारे डेटा को सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो लगभग 0.518 मिलती है। ठीक है, पर इसको लगभग बराबर अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 0.52। कितनी होती है? 0.52। ये जो आपके वैल्यू है वो होती है Kb की। एक चीज़ और मैं आपको पहले बताना भूल गया, कोई नहीं, अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आई है इसके पीछे इसकी यूनिट भी ज़रूरी है ना। जो आपके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है इसकी यूनिट आपको भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको यूनिट के बारे में और पता होना चाहिए। यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं हम। हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था जो आपके डेल्टा TB था, वो आया था अभी कुछ Kb इंटू मोलैलिटी की फॉर्म में हम लेकर आए थे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से Kb का आपको क्या चाहिए, यहाँ से यूनिट चाहिए, तो आप एक काम करो, पहले Kb को अलग करो, डेल्टा TB अपॉन M। ठीक है, तो Kb इक्वल्स टू, अच्छा ऊपर टेम्परेचर है आपको केल्विन में चाहिए, अपॉन जो आपके मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी के फॉर्मूले से आपको पता चलेगा मोलैलिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर kg।
यानी आप यहाँ से इसकी यूनिट देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, केल्विन, किलोग्राम, मॉल इनवर्स, यही मिलेगा। ये केजी तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाना है, केल्विन, किलोग्राम, मॉल को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो मॉल इनवर्स। इसका मतलब आप इसके पीछे इसकी यूनिट लिख सकते हो, केल्विन, किलोग्राम, मॉल इनवर्स। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो आपके विथ डेरिवेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो 2 आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सामने ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है वो आपकी मिस ना हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने की केमिस्ट्री की भी जल्द से जल्द आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो। ओके, थैंक यू।